आज हमारे साथ हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी गुरुजी हमारे साथ हैं। आज आदरणीय गुरुजी से मिल कर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदरणीय गुरुजी ने हिंदी साहित्य में इनका बड़ा नाम है और बड़े प्रसिद्ध संस्मरण लिखे हैं इन्होंने। इनकी कई पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, व्योमकेश दरवेश, गुरुजी की खेती बाड़ी, मीरा का काव्य, नंगा तलाई का गांव, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार, देश के इस दौर में। इसमें हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों की व्याख्या है। जैसा कह सका काव्य संग्रह आदि कई ये सब प्रसिद्ध कृतियाँ हैं आदरणीय गुरुजी की। तो आज आदरणीय गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं सर्वप्रथम जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन का गांव का परिवेश कैसा था, जहाँ पले बढ़े, वहाँ से कुछ बातें हमें बताइए। देखिए, मेरा गांव जो था मेरी पैदाइश 1931 ईस्वी के है। जी। यानी आज़ादी मिलने के 16 साल पहले। जी। तो वो गांव बड़ा सुदूर गांव था, कोई आवागमन का साधन वहाँ नहीं था। तो आज के जीवन में और उस काल के जीवन में महान परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। आप ये समझ लीजिए कि इन्हें करीब करीब जो मध्यकालीन भारत है, जी। और मध्यकालीन भारत के गांव कैसे होते थे वो समझ लीजिए कि वो मैंने देख लिया है। मेरे बचपन में वही था। एक ख़ास बात सिर्फ ये थी कि नेपाल के पास बहुत था, हिमालय के तलहटी में मेरा गांव। मेरे घर पर खड़े हो जाइए सामने तो दरवाजे पर तो खड़े हो जाइए तो हिमालय की चोटियाँ दिखलाई पड़ती थी। अच्छा। और अवधी भाषा मेरी पूर्वी अवधी। और एक और तुलसीदास की चौपाइयाँ गूंजती थीं। दूसरे वो मरसिया गूंजता था, अनीस का मरसिया गूंजता था, हसन हुसैन की कहानी। और मेरे गांव में जो तो उस समय का जीवन दूसरा था। उत्सव सब मनाए जाते थे, आपस में मेल मिलाप बहुत था, अत्याचार ही बहुत था। नारी और दलित इन पर मैं इन पर इनको नीचा समझना, इनकी उपेक्षा करना, इनका ताड़न करना ये स्वाभाविक था। मतलब वो खुद दलितों को या नारियों को ही नहीं पता चलता था कि उन पर अत्याचार हो रहा है, वो इतना स्वाभाविक लगता था। लेकिन वो आज को समझ के लगता है कि बहुत था। तो हमारे गांव की ख़ास बात ये थी कि मुसलमानों की संख्या लगभग उतनी थी जितनी थी हिंदुओं की भी। अच्छा। गांव गांव में तो मैं अपने बचपन के दोस्तों के बारे में सोचता हूँ जिनके साथ गुल्ली डंडा खेला, हाँ हाँ। पोखर में तैरा, तालाब में तैरा, मारपीट की, झगड़ा किया, खुले गुल्ली डंडा खेला। तो वो उसमें से आधा मुसलमान ही आ जाते हैं। उन्नूस और फजले और टिड्डाए और कोकनाथे और रामलाल मनोहर सब याद आते हैं। तो ये एक ख़ास जो एक सुदूर शहरों से दूर, जैसे हमारे गांव में तब ऐसे कई लोग थे जिन्होंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। जैसे मान लो कभी तार आए तो हल्ला मच जाता था, कोई ना कोई तार और नहीं आता था। एक डाकखाना, ब्रांच डाकखाना खुला हुआ था। तो वो उसमें बाहर के जीवन का प्रवेश बहुत कम था। अच्छा। कहीं जाना होता है बाहर तो वो कौन दिन जाना चाहिए, दिशा शूल तो नहीं होता है। सोम शनिचर पूर्व में चालू और मंगल को दूसरा दिस कालू, ये सब सोच करके होते पूरा जो पूरा जीवन होता है। ये टीका नहीं लगता था, लड़के भागते थे कि हाँ हाथ हाँ। हुआ आ गया, हाथ में लगाया जाता, लगाया जाता था। उसका निशान भी बन जाता हाँ, था। इतना रोग फैलता था, हैजा होती थी, हैजा होता था तो हैया माता आ जाती थी तो गांव का गांव मर जाता था। कहते हाय रे गांव का गांव पटरा कर दूंगी मैं। तो वो जो लोग
मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता मैं, हाँ हालांकि मैं राजनीतिक विचारों का आदमी हूँ। कि जो लोग ये कहते हैं कि 70 साल तक इस देश में नहीं हुआ, वो नहीं जानते हैं। उनको 70 साल पहले अगर खड़ा कर दिया जाए ना, तब पता चले कि 70 साल पहले क्या होता था। हाँ, सही कह रहे हैं। जिम्मेदारी प्रथा खत्म हुई, बाप रे बाप कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा सब काम। दलितों का कितना उत्थान हुआ, वो तो हाँ, आज कोई बहुत। कल्पना नहीं कर सकता। अब औरतें लड़कियां कितना पढ़ती लिखती हैं, वो अपने आप में संरक्षित जीवन था, और छोटा खेल कूद जीवन था। में गुल्ली डंडा और गुल्ली डंडा बहुत अजब अजब, वो अच्छा, तब लड़के आपस में खेलते कूदते थे दिन कंचा भर। भी। कंचा, गुल्ली डंडा, चिक्का, लच्छेदारी, ये सब वैसे खेल थे, वैसा लाठी का खेल, हम्म। ये कुश्ती, कबड्डी, वो खेल आज के लड़के वो खेल ही नहीं सकते। एक खेल होता था लच्छी डारी। तो लच्छी डारी का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ दौड़ कर पकड़ा जाता है, वैसे एक पेड़ के एक शाख से दूसरी शाख पर हाँ हाँ। कूद कर भागा जाता था, बंद तरीके से पकड़ा अच्छा। जाता था। वो खेल होता था। तालाब में दौड़ लगाई जाती थी और तालाब में पकड़ा जाता था। कुंडक भी मारा नीचे और इतनी दूर तक निकले जाकर के पकड़ निकला किसी का। हाँ हाँ। वो बड़े शरीर उसके लिए बहुत मजबूत चाहिए था, हम्म। ऐसा होता है। और भी कई चीज़ें थी। और त्योहारों में बड़ा अच्छा लगता था गाँव में, जब तब समाज दीपावली, में बहुत, होली। अब तो ऐसा है कि हर आदमी अपने आप में डूबा है। आज तो वो एक आदमी अपने आप को अकेला करता जा रहा है, अकेला करता जा रहा है। जो जितना ही सफल माना जाता है, वो उतना ही अकेला हो जाता है। और इस जीवन का अभिशाप है जो, इस जीवन के जो सिर्फ अपने बारे में सोचना। जी। हमारी पीढ़ी एक तरीके से उस मामले में बड़ी अभिशप्त पीढ़ी है, जो अपने माँ बाप को गांव में छोड़ करके यहाँ चली आई है। हाँ। अब हमें छोड़ करके हमारे बच्चे अमेरिका जा रहे हैं। तो वही बिल्कुल जैसे हम दिल्ली आ गए, तो अब हमको छोड़कर वो बच्चे हमारे अमेरिका जा रहे हैं। सब कुछ है, लेकिन बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला, देखने वाला नहीं है। हमारे माँ बाप गांव में मर गए, हम नहीं उनके मरने के समय थे। हम यहाँ मर जाएंगे, हमारे बच्चे अमेरिका में रहेंगे। इसको हम विकास कहते हैं। एनीवे, छोड़ो, आगे चलो। ओके। तो आप गांव से कब पहले पहले निकले पढ़ने के पहले लिए? हाँ। पढ़ाई करने जो मिडिल कर लिया तो फिर बलरामपुर आ गया। अच्छा, बलरामपुर। और यहाँ बीएचयू कब आना हुआ? बीएचयू में बलरामपुर से मैं चला गया कानपुर पढ़ने। जी। हाई स्कूल बलरामपुर से किया था, फिर इंटरमीडिएट और बीए कानपुर से किया। कानपुर से फिर मेरा नंबर अच्छा हुआ आता था, मेरे बहुत हमेशा फर्स्ट डिवीज़न में आता था। जी। लेकिन बीए में मैं सिनेमा बहुत देखने लगा, स्कॉलरशिप मिलने लगी, तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया। तो मैं शर्म के मारे बीएचयू चला गया। वहाँ आचार्य हृदय प्रसाद जी का नाम सुन रखा था मैंने। जी। तो उनके शरण में चला गया। फिर वहाँ से मैं एमए कराया, एमए करके फिर नैनीताल से दिल्ली। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आदरणीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा कोई एक संस्मरण सुनाइए। आप उनके सानिध्य में रहे हैं और उनका अरे आशीर्वाद उन पर आपके तो लिए। उनका तो काफ़ी है। आपने ब्योमकेश दरवेश में लिखा ही है, पूरा। जी। जो हो पाया जितना पंडित जी का। पंडित जी बहुत महान व्यक्ति थे, वो सच्चे अर्थ में गुरु थे, जैसे प्राचीन काल के गुरु होते थे। मैं जब पंडित जी के बारे में सोचता हूँ और प्राचीन लोगों के बारे में सोचता हूँ, संतों और साधुओं के बारे में, जी। भक्त कवियों के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो लोग ऐसे ही रहे होंगे। पंडित जी उन्हीं जैसे थे और बड़ी चिंता करते थे अपने, बड़े शिष्य वत्सल थे, बड़े मित्र वत्सल थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उनका विरोध करता है उसको वो शत्रु नहीं समझते थे। अच्छा। अपने विरोधी हाँ। को अपना शत्रु नहीं समझते थे वो। और वो समझते थे कि हो सकता है कि विरोधी की बात ठीक हो, मेरी बात ठीक ना हो। पंडित जी इस मामले में आग्रही नहीं थे। वो उनकी बातों में बड़ा खुलापन था और वो जो मानते थे तो वो सुनने वाले को बड़ा या पाठक को बड़ा स्पेस देते थे कि तुम ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो।
मैं कह रहा हूँ, मेरा मत ये है, लेकिन हो सकता है कि तुम मेरी बात गलत हो तो ये करने। इस मामले में वो अपने विचारों में, अपने लेखन में, अपनी रुचियों में बहुत जनतांत्रिक थे। और उनके ऊपर रविन्द्रनाथ ठाकुर और शांति निकेतन का जो एक वैश्विक खुला वातावरण था, जी। उस रुचि का बहुत बड़ा असर था, जो तुम उनके जीवन की उनके जीवन का दृष्टांत तो उदाहरणों की बात देते हो तो इतने अधिक हैं, और ऐसे ऐसे हैं कि अब मैं सबसे पहले उनसे जब दर्शन किया, उनका चरण स्पर्श किया मैंने, तो मैं बहुत निराश था। कानपुर से गया था वहाँ, अच्छा। तो डॉक्टर वासुदेव सिंह अग्रवाल के पास गया, पंडित रामश्रेष्ठ त्रिपाठी मुझे ले गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम, वो तो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, मैं स्वयं द्विवेदी से मिलना चाहता था, वहीं हाँ। पढ़ना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि तुम, मधुकरी वृत्ति होनी चाहिए विद्यार्थी में, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। तुम जहाँ से जो ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और तुम जब विद्यार्थी हो जाओगे मेरे, तो विद्यार्थी और गुरु शिष्य से बढ़ करके और ज़्यादा अंतर निकटता कहाँ होती है। ठीक है, तुम पढ़ो लिखो। तो मैं जब जाने लगा उनका चरण स्पर्श करके, तो उनका समय धरा हुआ है। अच्छा। ये पहली मेरी भेंट थी पंडित जी से, 10 मिनट की, और बुला कर पूछा भूख तो नहीं लगी तुम्हें? अच्छा, पंडित जी ने कहा। पहले भूख नहीं लगी। ये पंडित जी का सहज स्वभाव था, बड़ी मतलब आयास, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ बैठना उठना। गुरु जो जिसको आचार्य कहते हैं, तो आचार्य विद्वत्ता का तो द्योतक है ही, विद्वत्ता के साथ साथ वो इस बात का द्योतक है कि उसका आचरण कैसा है। आचार्य का संबंध ये होता है कि जिसका आचरण अनुकरण करने लायक हो, जिसका आचरण, वो आचार्य कहलाता है। अपार विद्वत्ता के प्रति उनकी, मतलब कि विद्वान, पढ़ने का बहुत था। वो 33 साल की उम्र में आचार्य कहलाने लगे थे। 33 साल की उम्र में जब लोग गंभीरतापूर्वक पढ़ना शुरू करते हैं, तो पंडित जी आचार्य कहलाने लगे थे। और एक उदाहरण मैं देता हूँ उनका, कि शाम का समय था, यही समय वो जाड़े का। एकाएक पंडित जी ने कहा कि गंगा स्नान करने चलोगे? अच्छा, शाम को? इस समय बिल्कुल जाड़े में। हाँ हाँ। पंडित जी क्या कहें, गंगा स्नान करने कहाँ चलोगे? चलो, उनके साथ चला गया। वो काशी में जहाँ प्राचीर है, वहीं कुछ फ्लैट एक था, एक क्वार्टर था, मकान था, वहाँ गए पंडित जी के साथ। वहाँ एक प्रज्ञा चक्षु बहुत बड़े पंडित सुखलाल जी विद्वान थे, जैन विद्वान थे। वो गांधी जी के वर्धा आश्रम में रह चुके थे। वहाँ जाके पंडित जी बिल्कुल जैसे शिष्य बैठता है उसे पलथी मार कर बैठ गए, और मैं भी होकर बैठ गया। तो उन्होंने कहा, कहो हजारी प्रसाद कैसे आए, क्या बात? तो उन्होंने कहा, कुछ पंडित जी ने कुछ प्रश्न किया उनसे, तो वो उनका उत्तर किया। फिर उन्होंने एक किताब खोली और कहा कि इसे तुम पढ़ो, सुनाओ मुझे पढ़ करके। अब देख नहीं पाते थे पंडित सुखलाल जी प्रज्ञा चक्षु थे। पंडित जी पढ़ने लगे। फिर पंडित जी ने मुझसे इशारा करके कहा कि अब देखो क्या होता है। पढ़ते पढ़ते पंडित जी एक वाक्य छोड़ गए। अच्छा। तो उनका, हजारी प्रसाद तुम छोड़ छोड़ के क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है पढ़ो। इतना उनको किताब स्मरण थी पंडित सुखलाल जी को। फिर दोबारा जब छोड़ के फिर पंडित, तो उनका कह रहे तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? हमसे उन्होंने जो कहा था, जब मेरा परिचय पंडित जी ने, पंडित जी की आदत थी कि अपने शिष्यों का भी परिचय कराते थे जहाँ विद्वान चले जाते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर विद्वान बनना चाहते हो तो संस्कृत जरूर पढ़ लेना। अच्छा, संस्कृत के लिए? और अगर पढ़ना चाहते हो तो भोजन करने के 3 घंटे बाद सोना, सोने के 3 घंटा पहले भोजन कर लेना।
ये दो उन्होंने उपदेश दिए थे। तो जब चलने लगे पंडित जी ने, तब मुझसे कहा कि गंगा स्नान हो गया ना, अच्छा। तो विद्वान से मिलने का मतलब गंगा स्नान करना। कितनी बड़ी बात। ये पंडित जी ये दूसरे ढंग के आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे पंडित जी। तो आज के दिनों में तो बनारस को, काशी को खूब याद वहाँ की आती हाँ होगी बनारस आपके तो दिल मेरी, में। अरे बनारस का बहुत बनारस सारी यादें आपकी जुड़ी हैं वहाँ काशी में। बहुत, एक दो वहाँ मैं पहले गया तो बिरला में रहता था, फिर बिरला के बाद आते भवन में रहने लगा, आते भवन के बाद रुइया में, रुइया के बाद गुरुटू में, और वहाँ नामोर जी मेरे शंभुनाथ सिंह थे, वहाँ चंद्रबली सिंह थे, केदारनाथ सिंह थे, त्रिलोचन शास्त्री थे, रविंद्र भंवर थे, शिव प्रसाद सिंह थे, डॉक्टर रामदास मिश्र थे, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव थे, ये त्रिभुवन सिंह थे, पाठक थे, पूरा एक गैलेक्सी। हाँ। उसमें काशी, उन दिनों काशी का हिंदी विभाग तो विक्रमादित्य का सिंहासन माना पूरा जाता था। समृद्ध हिंदी विभाग था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वहाँ के अध्यापक बड़े अच्छे थे, और केशव प्रसाद बहुत अच्छा पढ़ाते। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र नामो जी कहते थे केशव प्रसाद जी जैसा अध्यापक न कोई हुआ है न हो सकता था। वो मानते ही नहीं थे नामो जी कि इनके तरह कोई अध्यापक हो सकता है। वो आचार्य केशव प्रसाद मिश्र के बारे में ऐसी ख्याति थी वहाँ। और आचार्य केशव प्रसाद मिश्र बहुत अच्छा पढ़ाते थे, क्या विद्वान थे। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा को, वो दूसरे ढंग के आदमी थे डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, लेकिन अच्छे थे। ऐसा कोई अध्यापक वहाँ ऐसा नहीं था जिसके बारे में कहा जाए कि वो अच्छा पढ़ाता नहीं है। सब अपने अपने विषय के सर्वज्ञ थे। मल्ल जी थे, करुणापति जी थे, क्या बात है, डॉक्टर श्री कृष्णलाल थे, बहुत अध्यापक, परमाचार्य थे, आचार्य परमाचार्य थे। तो वो जब ये लोग अच्छा, इसके अलावा शिष्य वत्सल बहुत थे लोग, सबके सब। ये काशी विश्वविद्यालय की एक परंपरा थी कि वहाँ आपस में तो एक दूसरे के उसका विरोध होता था। जैसे द्विवेदी जी की नियुक्ति कर दी गई थी, इन लोगों को सुपरसीड करके अध्यक्ष बुला लिया गया था, जबकि वहाँ डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा सबसे सीनियर थे, विश्वास जी थे। तो इसके लिए विरोध तो था पंडित जी का वहाँ, लेकिन विद्यार्थियों के प्रति कोई भाव नहीं होता। जैसे मैं सब जानते, मैं द्विवेदी जी का यहाँ बहुत रहता था, आता जाता, लेकिन उसको लेकर के विश्वनाथ जी मेरे प्रति कोई वो भाव रखते हैं, ऐसा नहीं था। वो सब मुझे विश्वनाथ जी बहुत मानते थे, डॉक्टर शर्मा तो मुझे बहुत मानते थे। सबके पास आना जाना, नहीं, सबके सबसे पास आना सीखना। जाना तो नहीं था मेरा, जाना तो पंडित पास जाता था। अच्छा। लेकिन वो इसका कोई वो नहीं बुरा मानते थे, इसको लेकर के उनके अंदर कोई भाव नहीं था कि वहाँ जाता है। ये काशी विश्वविद्यालय में अध्यापकों की विशेषता थी। इलाहाबाद वगैरह में ऐसी बात नहीं थी, और काशी में ये बहुत अच्छा था कि जो शिष्य वत्सलता है वो सब आज छोटे लोग नहीं थे, बड़े लोग थे, बड़े विद्वान थे, बड़े अध्यापक थे, और लोग बहुत अच्छे थे। आजकल आप क्या लिख रहे हैं? आजकल ये मैंने वो तद्भव में जो वो लिखा था मैंने, वो विश्वनाथ का बलरामपुर, तो वो छपने जा रही है जी। और उस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे मन में वो, मैं समकालीन कविता का जो सौंदर्य बोध है, मैं उस पर एक किताब तैयार कर रहा हूँ। कई लेख लिख रखे हैं मैंने, जी। उसको जब फिर से तैयार करना है। जो हमारे समकालीन कवि हैं, हमारे इसमें जो लिख रहे हैं, ये विनोद कुमार शुक्ल हैं, जी। इकबाल रब्बी हैं, राजेश जोशी हैं, अरुण कमल हैं, और वीरेंद्र डंगमाल हैं, मंगलेश जी हैं, ऐसे ऐसे जो इनकी कविता, ये हरीश पांडे हैं इलाहाबाद। तो ये लोग, वो कौन सा रुचि संदर्भ है, अच्छा। क्या अपने समय के प्रति जो हमारा समय है, जो समकालीनता है, उसका क्या संदर्भ है, उसके प्रति क्या बोध है और क्या चिंतन है, जो इन कविताओं के पीछे है, जिनसे कविताएं सर्जित हो रही हैं या प्रेरित हो रही हैं। हाँ।
तो ये मेरे मन में है लिखने का, और अब पता नहीं कब कितने दिन रहूँगा, क्या लिख पाऊँगा क्या नहीं लिख अरे पाऊँगा। आप नहीं नहीं, छोड़ उस बात को, वो तो बहुत खैर किसी सक्रिय को, रूप से वो तो किसी के बस लिखते रहिए, वो अच्छा है। किसी के बस में, तो क्या, वो तो अच्छा है और ये मेरे इसी। मन में एक ये विचार ये आ मैं रहा है। कबीर पर एक किताब जरूर लिखना चाहता हूँ, जैसे जी। तुलसीदास पर लिखा है वैसे। हाँ, लोकवादी हाँ, तुलसीदास वैसे वो उस तो तरीके से मेरे बड़े मन में है, लिख पाऊँगा। बहुत दिन से सोचता हूँ, पता नहीं लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा, शायद नहीं है लिख पाऊँगा। मेरे मन में ये विचार है हमेशा से। मैं सोच रहा था आपसे मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा कि जो नई पीढ़ी है ये कैसे पढ़े और किस तरह से पढ़े जिससे उनमें रचनात्मकता, रचनाशीलता आए। तो आज की नई पीढ़ी के लिए देखो ऐसा है, पढ़ाई देखो आजकल के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी हर समय जो है वो अपनी विशिष्ट समस्याएं पैदा करता है। जी। हम लोगों का समय दूसरा था। अब शिक्षण नीति ही बदल रही है, शिक्षण विश्वविद्यालयों का वातावरण ही बदल रहा है। पता नहीं अब क्लास में पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, ये सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। हाँ, अब तो ऑनलाइन चल रहा है। मुख्य बात यह है कि पढ़ने के लिए विषम स्थितियाँ हैं। पढ़ने से, पढ़ाई करके सत्ता को और प्रतिष्ठान को ये आश्वस्त कर रखना चाहिए विद्यार्थी को कि अगर वो मेहनत करेगा और पढ़ेगा तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। जी। पेट बांध करके दुनिया में कुछ नहीं होता। ये सत्ता का और व्यवस्था का काम है कि वो लोगों के गले के नीचे उतार दे विद्यार्थियों के कि तुम मेहनत करोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे तो तुम्हें खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। वो अगर रहेगा तो विद्यार्थी की रुचि होगी पढ़ने में। जीवन को अगर तुम देखोगे, जीवन में रुचि लोगे तो पढ़ाई में भी रुचि लोगे। हाँ। अपने आसपास की दुनिया देखोगे, अमीर देखोगे, गरीब देखोगे, भिखमंगा देखोगे, अच्छे आदमी देखोगे, बुरे आदमी देखोगे। ये देखो कि इस वातावरण में भी आदमी कितना अच्छा बनना चाहता है। अभी आदमी का आदमी प्रति, जानवर के प्रति, अपने वातावरण पर प्रेम कैसा है, अटैचमेंट कैसा है, अंदर की अच्छाई कितनी है, और जो इसका मुकाबला कर रही है। कविता मुकाबला कर रही है, विद्वत्ता, हमारे देश की संस्कृति मुकाबला कर रही है, हमारी परंपराएं हमारा काम कर रही हैं। समझो, अब यूरोप में तुम किसी से ऐसे नहीं मिल सकते जा करके, समय लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ। आते ही भाई आओ भाई, अच्छा BHU क्यों है, अच्छा भाई फतेहपुर क्यों, अच्छा भाई बोल। ये जो है ये परंपरा है, ये परंपरा, ये संस्कृति है। ये संस्कृति मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारना नहीं है संस्कृति। राम को इतना अपमानित किया लोगों ने, राम का नाम, बाप रे बाप, तुम कल्पना कर सकते हो राम का नाम तुम लोगों के मारने के लिए क्या कर रहे हो तुम? इतिहास में क्या तुमने कर दिया? जबरदस्ती कहलाते हो राम, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये महापाप। ऐसो उदार जगमाही
बिनु सोएवा जो दवे दीन पर राम सरिस पवनाहि। इस समकालीन जो आपके रचनाकार थे, लेखक थे, थोड़ा सा उनके विषय में किन के बारे में? मैं नामवर सिंह के विषय में थोड़ा सा। भाई नामवर जी तो मेरे आप साथ में उन्होंने लेखक मुझे बनाया। नामवर जी मेरे अध्यापक थे, टीचर थे। नामवर जी ने मेरी बड़ी सहायता की। नामवर जी ने मुझे कलम पकड़ करके लिखना सिखाया भाई। जी। हिंदी में आलोचना की परंपरा यही है। आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह बहुत आत्मीयता उन्होंने मुझे दी, बड़ा स्नेह दिया मुझे उन्होंने। उनसे हमारे संबंध बहुत 53 से वो पढ़ाते थे वहाँ BHU में, लेकिन रात थे वो इस वहाँ शोध करते थे, शोध छात्र थे, और पंडित जी ने उनको क्लास भी दे रखा था, पंडित जी मैंने द्विवेदी जी ने। हाँ। तो वो हमारे ये समझो कि नामवर जी का नाम लेकर हंसता में से नामवर जी, केदारनाथ सिंह और हम, ये हमारा तीनों का काफ़ी वो था वहाँ। अच्छा। तो वो 25% अध्यापक थे, लेकिन 75% मित्र थे। तो बड़ी बहुत अच्छे थे। उनके बिना वो चले गए हैं, केदारनाथ चले गए, तो हमारी दुनिया बड़ी विपन्न हो गई। आज आदरणीय त्रिपाठी गुरु जी से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन में काफ़ी दिन से था कि मैं मिलूँगा, बातचीत करूँगा, तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आदरणीय त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिल करके मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तुम आला वाला सुनाते हो, सुनाया तुमने, अच्छा किया। आला वाला ठीक है। फतेहपुर को अवधि है, ठीक है।